हाय, दिस इज़ टिशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 में जो आपकी साइंस आती है 30 मार्क्स की, तो वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। 30 मार्क्स में 20 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आती है साइंस की, प्लस 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो अभी तो हम थ्योरी पोर्शन पे जो फोकस करेंगे, उसके बाद जब हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल डू साइंस पेडागोजी ऑल्सो। ठीक है, साइंस पेडागोजी भी डिस्कस कर लेंगे, बट पहले हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले 15 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसिडर करें। कल हमने टॉपिक किया था फोर्स एंड प्रेशर का, और आज उसी टॉपिक के PYQs करेंगे। ठीक है, और आज है हमारा डे 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आज हम करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, टोटल हम 14 क्वेश्चन करेंगे आज डिस्कस। ठीक है, और ये सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, वहीं से उठाए हैं मैंने। आज मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं किया है, ये आपके सारे PYQs हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये पूछा है हमने। कल हमने फोर्स डिस्कस किया था। ठीक है, फोर्स के टाइप्स डिस्कस किए थे कि 2 टाइप्स का है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन 2 टाइप्स की है। कौन कौन से? फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकंड वन इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, सेकंड वन इज मस्कुलर फोर्स। वहीं अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो 3 टाइप्स की थी। कौन कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज मैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ लिख देती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इन डिटेल में कल किए थे हमने। तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, तो कौन सी फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स हमें पता है कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी जो है मतलब मस्कुलर फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मान लीजिए बकेट है, ठीक है, आपको ये बकेट उठानी है, तो आप इसको टच करोगे तभी तो उठा पाओगे। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आओगे तभी आप इसको उठा पाओगे, कैरी कर पाओगे। ठीक है, तो जो मस्कुलर फोर्स है दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जहाँ हमें अपनी मसल्स का यूज़ करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है मस्कुलर फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकेंड इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। तो यस, ये दोनों ही ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ B एंड C, बोथ B और C। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इफ एन ऑब्जेक्ट lying at rest on a surface, which of the following can you conclude about the force acting on it। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, तो आप क्या करोगे कि इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, आपको कल भी मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, कोई बॉक्स है, स्टोन है, ईंट है, कुछ भी है, जब वो रेस्ट पे है इट मीन्स उस पर 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लग ही रही है, प्लस एक और फोर्स लगती है अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है इस पर, और एक ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रही है। तो इस तरह की फोर्स जब दोनों ही इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, दोनों साइड से ऑपोजिट फोर्सेस हैं और दोनों इक्वल फोर्सेस लग रही है, तो इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस तरह की फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कोई ये बॉक्स है, एक पर्सन इसको इस साइड से खींच रहा है, एक पर्सन इस साइड से खींच रहा है, दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स की यूनिट है ना न्यूटन, तो दोनों अगर 5 न्यूटन का ही वेट लगा रहे हैं दोनों साइड से, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं करेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, इसी जगह पे खड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टेशनरी रहेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है। उसी तरह यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इट मीन्स इस पर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है, बैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ऐसा नहीं है, फोर्स तो एक्ट कर रही है। अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, और ऑप्शन सी मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कौन कौन सी? एक तो ग्रेविटेशन फोर्स वो लगी रही है नीचे की तरफ, और एक और फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स। दैट्स वाई ये जो है अपनी जगह पे, एक जगह पे स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ब्लॉक ऑफ, और इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन मैंने लिए ताकि आपको समझ आए कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के वर्डिंग चेंज करके बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही साल में नहीं पूछा है, अलग अलग ईयर में पूछा गया है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। अगेन दैट क्वेश्चन कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल, रेस्ट पे है, ठीक है। तो कौन सी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, मूव नहीं कर रहा है कि रेस्ट पे है, तो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स कर रही है, या ग्रेविटेशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों है, या ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब करता है जब हम बॉक्स को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हम बॉक्स को मूव कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो रेस्ट पे है। ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि इज लाइंग एट रेस्ट, तो सी और डी तो कैंसिल हो गया। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अभी हमने देखा कि पेयर ऑफ फोर्सेज जो है एक्टिंग ऑन इट, तो कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, दोनों ही फोर्स जो है इस पे एक्ट कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपने एक बॉल थ्रो की ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ बॉल गई, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? जैसे आप बॉल को थ्रो करेंगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि बॉल नीचे आ गई, ठीक है, तो कौन सी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑफकोर्स इस पर एक्ट कर ही रही है, ठीक है। आपने ऊपर की तरफ बॉल थ्रो की और बॉल क्या है, नीचे की तरफ आ जाएगी कुछ ही देर में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर एक्ट कर ही रही है। उसके अलावा कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था ना जब हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा था, तो फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था हमने कि वाटर और एयर में जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, और उसको एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन दो जो है फोर्सेस में लग रहे हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस, यस दिस इज राइट। ग्रेविटेशन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस दोनों ही फोर्स जो है यहाँ पे लग रही हैं। थर्ड देख लेते हैं ऑप्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ प्रोपल्शन एक्सर्टेड बाय द थ्रोअर, एयर रेजिस्टेंस ओनली, जी नहीं, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ग्रेविटेशन फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस दोनों ही फोर्सेस पे लग रही हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वेट, question number 5 is air friction acting on a falling object will be, एक मिनट चेक कर रही हूँ कि बस ठीक है। एयर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल बी, कि एयर फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बॉल ही है, अभी हमने पीछे बॉल का एग्जांपल देखा, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, या जीरो। जैसे ही हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं नीचे की तरफ आ रही है, तो इस तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स लगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो कहाँ लगी थी? ग्रेविटेशन की ऑपोजिट साइड में। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ही, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। तो एयर रेजिस्टेंस किस साइड लग रही है? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहाँ लग रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जी नहीं, ऑपोजिट टू ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में लगेगी एयर फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, फ्लूइड फ्रिक्शन में, अच्छा मैंने बताया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन वाटर और एयर दोनों में ही लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। कौन सा एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है वो बताना है, फोर्स से रिलेटेड, मतलब फोर्स से रिलेटेड इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। ऑफ कोर्स उसके पास एक वैल्यू भी होती है, जैसे हम कहते हैं कि 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, ठीक है, उसके पास एक वैल्यू है। प्लस उसके पास डायरेक्शन भी है कि वो लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट में, हम लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं, राइट में फोर्स लगा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद दोनों ही चीज़ें। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कल मैंने बताया था आपको। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो जो हमारा फोर्स है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट इफ वी टॉक अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि प्रेशर जो है ऑलवेज वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और इसके पास डायरेक्शन ऑलरेडी है, तो ये दिस इज
विच स्केलर क्वांटिटी, दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है, और दो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इसके अलावा और किसी डायरेक्शन में वो नहीं लगता है, ये सिर्फ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है प्रेशर। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, इनकरेक्ट बताना है ना, तो फर्स्ट तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है ये। ऑप्शन नंबर बी इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज चेंज इट शेप। तो यस, हमने कल देखा था कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बलून है, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो ईजिली। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट वाला हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी देख लेते हैं, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ी है कि कोई चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं हो तब भी हम फोर्स लगा सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन नंबर डी इज फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेज इट। जब उसको पुश करते हैं तभी फोर्स अप्लाई हो रही है। पुश या पुल दोनों में ही काम करता है, ये ओनली पुश में नहीं है, पुश और पुल दोनों में ही फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, और यही हमारा आंसर है। ए बी सी जो है ये हमारे आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मैनर इट इज़ अप्लाइड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें से एक डिफरेंट है, तो कौन सा डिफरेंट है? फ्रिक्शनल फोर्स इन तीनों से डिफरेंट है। वाई? क्योंकि ये तीनों जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एंड फ्रिक्शन शॉर्ट में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये सबसे अलग है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यही हमारा राइट आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। Question number 8 is again that type of question, balance force वाला। A block of wood is lying at rest on a table. What can be said about the force acting on it? तो कौन सी force act कर रही है इस पे? Gravitational force and frictional force, या there is no force acting on it, or there is a pair of balanced force acting on it। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है, इसलिए मैंने तीनों ही टाइम लिया, मतलब 3 बार ही लिया है, चाहे तो मैं 1 बार भी ले सकती थी, बट पेपर में जिस तरह से पूछा गया है तो मैंने ले लिया ताकि आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में आए कि किस तरह से उसने एक क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच अमंग द सब्सिक्वेंट सिनेरियोज एग्जाम्प्लीफाइज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इन चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शंस में आपको बताना कि कहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। अब बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, तो हमने देखा है जब बुक रेस्ट कर रही है टेबल पे, ठीक है, स्टेशनरी है, तो बैलेंस फोर्स एक्ट करती है इस पर। अ कार मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स का ही ये एग्जाम्पल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है ना, स्पीड चेंज नहीं हो रही है उसकी, तो बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अ बॉल फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, एक बॉल जो है फ्री होके नीचे गिर रही है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। दोनों फोर्सेज लग रही हैं इस पर भी, एयर रेजिस्टेंस भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अ पर्सन एक्सर्टिंग फोर्स टू मूव अ हैवी बॉक्स। यस, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि जब बॉक्स मूव कर रहा है इट मीन्स उसने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाई, दैट्स वाई वो बॉक्स जो अपनी जगह से मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से आपने वेट लगाया 5 न्यूटन का, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है मान लीजिए 10 न्यूटन की, ठीक है, 10 न्यूटन की, ठीक है, नहीं ये कम लगेगी ना, 4 न्यूटन की, ठीक है, तभी तो बॉक्स मूव करेगा, ज़्यादा लगाएगा तब तो मूव ही नहीं करेगा वो, ठीक है। 5 न्यूटन की आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, या फिर यहाँ लिखो 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन की, और यहाँ पे 5 न्यूटन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस ये समझना है कि यहाँ से जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हो, तो दैट्स वाई जो आपका बॉक्स है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपने, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। कल हमने किया था ना कि एक साइड से अगर इस तरह कोई बॉक्स है, 2 पर्सन इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक इस साइड को एक इस साइड को, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 न्यूटन का वेट लगाया और इसने 10 न्यूटन का वेट लगाया, तो बॉक्स किस साइड मूव करेगा, 10 - 5 न्यूटन वेट ज़्यादा लगा रहा है किस साइड को, इस साइड को, 5 न्यूटन वेट ज़्यादा लग रहा है तो बॉक्स इस साइड को मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे इक्वल फोर्सेस नहीं लग रही हैं, अलग अलग फोर्स लग रही है, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा, तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगेगी उसी साइड को वो बॉक्स मूव करेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे है पर्सन एक्सर्टिंग फोर्स टू मूव अ हैवी बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। अनबैलेंस फोर्स लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री। ये मैंगो ट्री है, इसमें से मैंगो गिर रहा है, ठीक है। सो ये किसका एग्जाम्पल है? नहीं सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑफकोर्स लग ही रही है इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स इस पर लग रही है। कल मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन फोर्स जब लगती है तो ये मैंगो भी अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी मैंगो पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, बट जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, एक्चुअली जिसका मास ज़्यादा होगा वो उस दूसरी चीज़ को अपनी ओर खींच लेगा। तो किसका मास ज़्यादा है? अर्थ का मास ज़्यादा है या मैंगो का मास ज़्यादा है? ऑफकोर्स अर्थ का मास ज़्यादा है। दैट्स वाई मैंगो जो है अर्थ की ओर आ रहा है, दैट्स वाई अर्थ जो है मैंगो को अपनी तरफ खींच रही है। जिसका मास ज़्यादा होगा वो दूसरी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो मैंगो अर्थ का मास ज़्यादा है तो मैंगो को अर्थ अपनी ओर खींच रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंगो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है। दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको लगेगा कि सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है और ग्रेविटेशन फोर्स टिक करके आप आ जाओगे, या फिर सिर्फ अर्थ ही उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। तो ऐसा नहीं है, मैंगो भी उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, बट मैंगो की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। सो दैट्स वाई मैंगो जो है अर्थ पे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सर्फेस इज, कि मून सरफेस पे किसी भी चीज़ का जो वेट होगा वो कितना होगा। अच्छा, इससे पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट। सो मास एंड वेट, बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट। तो हमें तो यही लगता है कि दोनों सेम ही है, मास एंड वेट दोनों सेम है। हम घर पे मेज़र करते हैं कि हमारा वेट इतना है, हम कहते हैं हमारा वेट 60 kg है, 50 kg है, 30 kg है, kg में हम कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली वेट, दैट इज़ एक्चुअली आर मास। मान लीजिए 50 kg, तो वो क्या है? मास है, ठीक है। वेट क्या है? वेट है जो ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो हमारी बॉडी का वेट है, वेट आ रहा है, वो जो वेट है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो ये जो वेट है ये चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होगा। हमारा जो मास है वो उतना ही रहेगा। अगर हम 50 kg के हैं तो हमारा मास 50 kg ही रहेगा, बट हमारा जो वेट है, मान लीजिए हमारा वेट यहाँ पे 50 kg है, ठीक है, 50 kg है हमारा वेट अर्थ पे, तो मून पे हमारा जो वेट है वो 50 का 1/6 हो जाएगा, 50 का 1/6 कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मून पे वेट लगता है ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज़ 1/6। तो ये जो वेट है ये एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स की बात हम करते हैं कि कितनी ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। ये जो वेट है ग्रेविटेशन फोर्स बताता है, मास क्या है? हमारा वेट बताता है, ठीक है। तो मास जो है दैट इज़ हम काउंट करते हैं 50 kg और वेट हम बताते हैं कि कितना है, 50 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, कितना है, ठीक है। तो वो जो वेट है, मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट। मास 50 kg है, वेट भी 50 kg है मान लो अर्थ पे, बट जैसे ही हम मून पे जाएंगे तो मास तो हमारा उतना ही रहेगा, मास हमारा कम नहीं होगा जितना मास है। मास क्या होता है? एक किसी चीज़ के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने। तो स्पेस तो हमारा, जितना हमने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो तो रहेगा ही, वो तो अलग नहीं होगा, बट वेट कम हो जाता है जब ग्रेविटेशन फोर्स डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमारा वेट यहाँ अर्थ पे 50 kg है, तो जब हम अर्थ उस पे मून पे जाएंगे तो 50 का 1/6 हो जाएगा, मतलब चांद पे 1/6 हिस्सा कम होता है, 1/6 कम होता है हमारा वेट। अगर 100 है मान लीजिए अर्थ पे हमारा वेट, तो उस पे मून पे जो हमारा वेट है 1/6 हो जाएगा 100 का 1/6 कितना होगा? आई थिंक 16 kg। तो देखो कितना कम हो जाएगा हमारा वेट, बट मास हमारा सेम रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे कि मास और वेट दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है। मास जो हम kg में करते हैं और वेट न्यूटन में करते हैं, ठीक है। और चाँद पे अगर हम जाते हैं तो हमारा वेट 1/6 कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून सरफेस पे कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ, 1/6 कम हो जाएगा अर्थ के कंपैरिजन, ठीक है। अगर 100 kg वेट अर्थ पे है तो मून पे हमारा 16 kg हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ दीज फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ऑप्शंस हैं, कौन सा फिनोमिना है जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इन चारों में से। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर इज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन,
कि जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें वो ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, मींस ग्रेविटेशन फोर्स इस पे काम कर रही है। यस, दिस इज़ ट्रू। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही ये जो प्लैनेट्स हैं इसके सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड भी जो मून है, मून इसके अराउंड इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ टाइड्स। जो समुंदर में टाइड्स आते हैं, रात को आपने देखा होगा समुंदर में लहरें आती हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि रात के टाइम जो चांद होता है अर्थ के थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई टाइड्स आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। येस, तो ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट पड़ता है वेट पे। अभी हमने देखा कि अर्थ पे अगर हमारा वेट 100 kg है, तो मून पे हमारा वेट कितना हो जाएगा? 1/6 कम हो जाएगा, 16 kg के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेट में भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी, अकरेंस ऑफ एग्लिप्स। जो ग्रहण लगते हैं, ग्रहण में जो है ग्रेविटेशन फोर्स का कोई काम नहीं है, तो दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को, कैन नॉट बी एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अकरेंस ऑफ एग्लिप्स कैन नॉट एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रहण में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, कि दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, ये मास 1 है, ये मास 2 है, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फ्रिक्शन, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का एक एग्जांपल है, एफ इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, इसको हम, इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। अब ये जो g है दिस इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और g की जो वैल्यू होती है दैट इज़ कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ये ऐसे ही रहती है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो जहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर दोनों के मास, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मास दिए हुए हैं और आपसे फ्रिक्शनल ग्रेविटेशन फोर्स पूछी हुई है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप जो है, और इन दोनों का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आप जो है फ्रिक्शनल ये ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? जी, जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 इंटू m2 दोनों बॉडीज का मास डिवाइडेड बाय r²। तो r² क्या है? r इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को, उसका जो स्क्वायर है, डिस्टेंस के स्क्वायर को एक्चुअली हम r² कह रहे हैं। जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर को r² कह रहे हैं, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मास, बॉडी के मास पे तो डिपेंड करता है, फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। देयर सेपरेशन, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है, आर को हम डिस्टेंस से ही कंसिडर कर रहे हैं। r² क्या है? डिस्टेंस। आर एक्चुअली क्या है? रेडियस है अर्थ का, इस तरह से रेडियस जो निकालते हैं, तो r² जो है दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं r², ठीक है। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कम लगेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हम फोर्स बढ़ाते, दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे m1 और m2 दोनों का अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही कम लगेगी उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज f जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और r² क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें बताना है किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 और m2 के प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, दिस इज अवर आंसर,
कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कि कौन सा मीडियम है दोनों बॉडीज़ के बीच का, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। इन तीनों चीज़ों पे तो डिपेंड करता है। इस फॉर्मूला से क्लियर हो गया होगा आपको। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इजिकल टू GM1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 मास 2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, ठीक है। तो F ये जो कांस्टेंट है इसको हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट से हटाया, दैट इज़ कैपिटल G और M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और G की वैल्यू क्या है? G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपके पास तो इस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? मीडियम बिटवीन टू बॉडीज पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल g। अभी जो हमने पीछे किया कैपिटल G वो क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये कैपिटल G है। दोनों G में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। दोनों ही G में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल G जो है दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जो स्मॉल g है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम पीछे हमने फॉर्मूला निकाला था ना कि जो हम ग्रेविटेशन फोर्स F की जगह हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है एक्चुअली? मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह हमने g लिखा है, तो इस g की जो वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस स्मॉल g की वैल्यू है। कैपिटल G की वैल्यू ये है, स्मॉल g की वैल्यू ये है। तो कभी न्यूमेरिकल बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ? सो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी उस क्वेश्चन को। बट मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल समझाई हैं आपको। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर कंसिडर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बॉइंट फोर्स के भी क्वेश्चन आजकल आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं, तो पॉइंट फोर्स अलग से हम टॉपिक जो है डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विद देयर PYQs। जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें हम दोनों ही पहले टॉपिक कर लेंगे, उसके साथ फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। साथ में ही कर लेंगे एक ही टॉपिक में, एक ही क्लास में। उसके बाद पॉइंट फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रेशर, जिसमें हमारा लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह रहा है। प्रेशर मैंने आपको बता दिया था क्या है। प्रेशर क्या है एक्चुअली? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स भी कैसी? फोर्स भी क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो इसका जो एक्चुअल एग्जांपल है दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है एक्चुअली? परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लिक्विड प्रेशर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पहले पॉइंट फोर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेशर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का RB कौशल एकेडमी पे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक हमारे जितने भी टॉपिक किए हैं, हमने एक टॉपिक किया है उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं 15 to 20, एक टॉपिक उसके 15 to 20 क्वेश्चन। तो आप कैलकुलेट करके देखना अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कोई डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।